स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है परचेज से रिलेटेड टॉपिक। परचेज से रिलेटेड हमारे कई पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग जिस पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे वो है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके पास्ट के क्लासेस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 में जो जो ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे उसकी एंट्री यदि आप पास कर ले जाते हैं तो फिर परचेज से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन आपको मिल जाए, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। आप इजीली रिकॉर्ड कर ले जाएंगे जर्नल में उस ट्रांजैक्शन को। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास और देखते हैं सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है जिसे हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आया, तो बोल रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम हिमांशी। बॉट क्या किया जा रहा है, तो आंसर होगा गुड्स किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है, हिमांशी से किया जा रहा है। आप सभी लोगों को पिछली क्लास में बताया जा चुका है और फिर भी बता दे रहा हूँ आज की भी क्लास में कि बॉट जब भी गुड्स का किया जाए और जिस भी पर्सन से किया जाए उसका नाम अगर मेंशन कर दिया जाए और कहीं पर भी कैश ना लिखा जाए तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा क्रेडिट ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो गुड्स खरीदा जा रहा है हिमांशी से, ये कह सकते हैं क्रेडिट में परचेज किया जा रहा है। बट आगे अगर कैश वर्ड लग जाएगा तो फिर ये क्रेडिट ना होकर के कैश ही हो जाएगा, क्योंकि जब साफ शब्दों में बोल देगा कि कैश में परचेज किया तो क्रेडिट का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा है फॉर कैश, मतलब हिमांशी से गुड्स परचेज तो किया गया बट कैसे किया गया, तो आंसर होगा कैश में परचेज किया गया। और जब कभी भी आप परचेज कैश में करें तो किस पर्सन से परचेज कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होगा जर्नल एंट्री पास करते समय। तो आप यहाँ पर जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हिमांशी से परचेज कर रहे हैं, तो आपको हिमांशी से कोई मतलब नहीं है, हिमांशी को काट देंगे इस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में लिखने के लिए। तो हमें दो अकाउंट क्या मिला, एक बॉट गुड्स, और जब कभी भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसके लिए हमेशा एक वर्ड लिखेंगे जिसे हम लोग परचेज बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से अकाउंट में आएगा, तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यही 3 अकाउंट आपको बताए गए हैं। तीनों अकाउंट का पहचान आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप तीनों अकाउंट की पहचान नहीं जानते हैं तो पहचान से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसमें आप पहचान सकेंगे कि पर्सनल को कैसे पहचाने, रियल को कैसे पहचाने, नॉमिनल को कैसे पहचाने। जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपको अकाउंट्स पहचानने में ईजी हो जाए, फिर आप देखिएगा इस ट्रांजेक्शन को। अभी हम बात करें कि परचेज कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्वेश्चन बनता है क्यों नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो उसका आंसर होगा क्योंकि ये एक्सपेंस होता है। जितने भी एक्सपेंस, इनकम होते हैं बिजनेस के वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट, लॉस एंड गेन भी आते हैं। तो आप जब भी परचेज करते हैं तो आपका एक्सपेंस होता है, इसलिए वो कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर एक्सपेंस रहेगा तो आप उसे डेबिट कर दीजिएगा, एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिएगा। तो हम बोलेंगे कि परचेज जो है वो डेबिट किया जाएगा। जर्नल एंट्री पास करते समय परचेज क्या कर दिया जाएगा, तो डेबिट कर दिया जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, आपने ये जो गुड्स परचेज किया है वो कैश में परचेज किया, तो कैश असेट होता है बिजनेस का, और असेट्स कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आता है। रियल का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट एंड बिजनेस से बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट। मीन्स असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे एंड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोस आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन अपने ऊपर लीजिए, सोचिए गुड्स कौन परचेज कर रहा है, तो बोलिए कि मैं परचेज कर रहा हूँ। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा कैश जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता भी है इन होने पे डेबिट करना है,
एंड आउट होने पे क्रेडिट करना है। तो यहाँ आउट हो रहा है कैश हमारा, इसलिए कैश क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आगे की ये वाली लाइन, क्योंकि जब कभी भी आप गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज करने की एंट्री तो पास करते हैं, बट उस चीज को परचेज करने में आप कुछ पेमेंट कर देते हैं। जैसे आप जहां से भी परचेज किए वहां से उस सामान को अपने घर तक लाने में आप कुछ पैसा पे करते हैं, जिसे हम लोग कैरीज के नाम से जानते हैं। आसान भाषा में बोले तो आप लोग भाड़ा बोलते हैं, वो आप पे करते हैं। अगर आप पे करेंगे तो आप दो पेमेंट करेंगे, एक पेमेंट गुड्स परचेज करने का कर रहे हैं 60,000 का, और दूसरा पेमेंट 2,000 का पे करेंगे कैरीज के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका कैश ही है, क्योंकि भाड़ा भी आप कैश में ही देंगे और ये कैश भी एसेट में आएगा और आपके बिजनेस से बाहर जाएगा तो ये भी क्रेडिट ही किया जाएगा। तो कुल मिला के कैश आपका टोटल क्रेडिट 62,000 रुपीज से कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है डेबिट किसको करेंगे। तो डेबिट तो अभी अभी आपने देखा था परचेज को करेंगे 60,000 से। लेकिन एक बात अब ध्यान यहाँ रखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो कैरीज हमारा एक्सपेंस होता है, कैरीज एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट करिए। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट कैरीज भी आपका हो जाएगा डेबिट। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप परचेज करते हैं और उस पर कुछ पेमेंट करते हैं, भाड़ा वगैरह कुछ पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, ऐसा कुछ भी पेमेंट करते हैं, तो वो हमेशा नहीं डेबिट होगा। क्योंकि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड जो भी आप फ्रेट कमीशन कुछ भी पे करते हैं वो गुड्स की कास्ट नहीं बनती है, इसलिए उसको अलग से शो किया जाता है। लेकिन जब आप कोई असेट को परचेज करेंगे तो इस टाइप के एक्सपेंस आपके असेट की कास्ट बन जाते हैं, तो फिर उसको अलग से नहीं शो करते हैं, उसी असेट की वैल्यू में जोड़ करके रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे प्रैक्टिकली अभी आपको करके दिखाते भी हैं। पहले हम ये लोग इस एंट्री को पास कर लेते हैं क्योंकि ये गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप गुड्स को परचेज करें और उस गुड्स को परचेज करने में फ्रेट या कमीशन कुछ भी आप पे किए हों तो वो गुड्स की कास्ट नहीं बनेगा, बल्कि वो सेपरेट शो किया जाएगा। जितने रुपए का गुड्स परचेज करेंगे वही गुड्स की कास्ट कहलाएगी। तो एंट्री पास करते समय अगर जनरल एंट्री की बात किया जाए तो जनरल एंट्री पास करते समय पूछा जाए डेबिट किसको करेंगे, तो आंसर होगा परचेज को डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया आपका 60,000 से। और कौन डेबिट होगा, तो नेक्स्ट आंसर होगा कैरीज भी आपका डेबिट होगा 2,000 से। तो उसको आप फ्रेट भी लिख सकते हैं, कैरीज भी लिख सकते हैं, जो भी लिख लीजिए। अकाउंट डेबिट 2,000 से एंड टू कैश। जब आप पेमेंट करेंगे तो 60,000 गुड्स का एंड 2,000 कैरीज का, टोटल 62,000 का आप पेमेंट कर देंगे। तो ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड कैरीज। गुड्स आपने परचेज किया और कैरीज भी आपने पे कर दिया। तो ये आपकी जनरल एंट्री पास हो गई इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो कभी भी गुड्स को आप परचेज करें और उस गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस परचेज की वैल्यू में जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि वो एक्सपेंस सेपरेट दिखाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा आपने कि 60,000 का आपने गुड्स परचेज किया था और गुड्स को परचेज करने पे 2,000 का फ्रेट भी आपने पे किया था, तो फ्रेट की वैल्यू को परचेज की वैल्यू में नहीं जोड़ा गया, बल्कि वो सेपरेट शो किया गया। तो इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे जब गुड्स को परचेज करने पे कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो। लेकिन यहीं पे गुड्स न होकर के असेट आपने परचेज किया होता
तो फिर वो फ्रेट अलग से नहीं दिखाया जाता बल्कि उसी एसेट की वैल्यू में प्लस कर दिया जाता है। तो उस टाइप की एंट्री कैसे पास होता है उसको हम लोग आगे वाले ट्रांजैक्शन में देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोला है कि एक मशीन परचेज किया जा रहा है, परचेज्ड एंड ओल्ड मशीन। ध्यान रखिएगा ओल्ड का कोई यहाँ रोल नहीं है, आपने मशीन खरीदा बस उस पर ध्यान दीजिए। मशीन आपकी असेट है, मशीन क्या है, असेट है। प्रीवियस ट्रांजैक्शन में आपने जो परचेज किया था वो गुड्स परचेज किया था, यहाँ क्या परचेज कर रहे हैं, मशीन। तो मशीन असेट है। क्वेश्चन पूछा जाए कौन से अकाउंट में आएगा, तो आपका आंसर होगा रियल में आएगा। और रियल का रूल क्या कहता है, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। अब जरा आप सोच के बताइए, आपने अगर मशीन किसी से परचेज किया तो मशीन आपके बिजनेस में आएगा या जाएगा, तो आंसर होगा आएगा। अगर बिजनेस में मशीन आ रहा है तो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट एंड आउट होगा तो क्रेडिट। तो आपकी ये मशीन डेबिट हो जाएगी। कितने रुपए का परचेज किया आपने, 1 लाख का। बट इस मशीन को परचेज करने पे आपने कुछ पैसे भी खर्च किए, स्पेंट 5000 ऑन इट्स कैरीज। कैरीज का आपने 5000 पेमेंट किया एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। और उसको तुरंत रिपेयर कराने पे भी कितना पैसा पे कर दिया, 20,000। इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक, पूरा का पूरा पेमेंट चेक के थ्रू किया गया। समझिएगा, आप 1 लाख की मशीन परचेज करते हैं तो आपकी मशीन 1 लाख की थी। उस मशीन को परचेज जब आपने किया तो अपने बिजनेस तक लाने में कैरीज का पेमेंट भी आपने किया 5000 से, साथ ही साथ आपने 20,000 का रिपेयर का भी पेमेंट दिया। मशीन पुरानी थी तो जो भी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उसका आपने रिपेयर कराने का भी पेमेंट किया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ऐसे अमाउंट हैं जो एक्सपेंस हैं, और ये हमारा असेट है। अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल चले तो ये हमारा रियल अकाउंट में आता है जो कि डेबिट किया जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। अब सोचिए अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो बिजनेस में आपकी मशीन आएगा तो डेबिट किया जाएगा। लेकिन हम इन दोनों की बात करें तो ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट करिए। तो ऐसे केस में असेट को हमें अलग से 1 लाख रुपए से डेबिट करना पड़ेगा और इन दोनों एक्सपेंस को इनके नाम से डेबिट करना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप कोई भी मशीन परचेज कर रहे हो तो वो मशीन या वो असेट जब तक अपने वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक उस पर जितने भी पैसे आप खर्च करेंगे वो एक्सपेंस के पार्ट नहीं बनते हैं, बल्कि वो उसी असेट की कास्ट होती है। बस यही लाइन याद रखिएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा किसी असेट के परचेज करने पे किए गए एक्सपेंस से रिलेटेड। किसी भी असेट को आप परचेज करें और वो असेट जब तक आपके बिजनेस में आकर के वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक उस पर जितना भी आप पैसा पे करेंगे वो एक्चुअल में एक्सपेंस न कंसीडर करके उसी असेट की कास्ट मान लिया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पुरानी मशीन परचेज की गई थी 1 लाख में, उसको बिजनेस तक लाने में 5000 का फ्रेट आपने पे किया एंड 20,000 रुपया लगा करके उसकी रिपेयरिंग कराई। तो क्या मशीन वर्किंग कंडीशन में आ चुकी थी तब ये सब दिया गया या वर्किंग कंडीशन में आने से पहले? तो आंसर होगा पहले। अब पहले के केस में अगर है तो अभी अभी आपको बताया गया कि जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम सेपरेट नहीं ट्रीट करते हैं, बल्कि वो उसी असेट का कास्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो 25,000 रुपया एज एक्सपेंस के रूप में टोटल पे किया गया वो इसी मशीन की आकर के क्या बन जाएगी, कास्ट बन जाएगी। मतलब आपके बिजनेस में मशीन
डेबिट तो होगा बट 1 लाख से नहीं, बल्कि 1,25,000 रुपये से डेबिट होगा। ठीक है, तो इसको आप कॉन्सेप्ट के रूप में लिखिए। बाकी अब हम लोग एंट्री पास करते हैं, कैसे करेंगे। मशीन आपके बिजनेस में आता है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट होगा, तो मशीन को हम लोग कर देंगे डेबिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट हो गया 1,25,000 से। आपने मशीन चेक से परचेज पेमेंट किया था, परचेज करने पे पेमेंट आपने चेक से किया है, इसलिए आपके कैश का बैलेंस ना कम हो करके बैंक का बैलेंस कम होगा। चाहे आपका कैश कम हो और चाहे बैंक का बैलेंस कम हो, होता दोनों असेट ही है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड से कम करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 1,25,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग ओल्ड मशीन परचेज्ड and paid carries and repair charges by check के थ्रू ये पेमेंट कर दिया गया। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री पास हो गया। अब पिछले वाले ट्रांजैक्शन पे आ जाइए, जो जस्ट अभी इसके पहले आपने किया था। उसमें गुड्स परचेज किया गया था, तो आपने एंट्री पास करते समय गुड्स को परचेज के नाम से डेबिट किया था, बट उस गुड्स को परचेज करने में जो फ्रेट पे किया गया था, जो कैरीज पे किया गया था, वो परचेज की वैल्यू में जोड़ के नहीं दिखाया गया था, उसको अलग से दिखाया गया था। जबकि यहाँ देखा जाए तो जो भी एक्सपेंस पे किया गया वो उसकी वैल्यू में जोड़ दिया गया। तो यही आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना है कि अगर आप असेट परचेज कर रहे हैं और असेट परचेज करते समय कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंस उसी असेट की कास्ट होगा, जबकि गुड्स के परचेज करने पे वो कास्ट नहीं होता है, बल्कि सेपरेट शो किया जाता है। ठीक है, तो ये मेजर आपके कॉन्सेप्ट थे परचेज से रिलेटेड। बहुत से बच्चे यहीं पे आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कभी कभी दोनों ही केस में जोड़ के दिखा देते हैं या दोनों ही केस में अलग अलग शो करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। याद रखना है, गुड्स का केस होगा तो अलग से शो करेंगे, असेट का केस होगा तो अलग से नहीं शो करेंगे, बल्कि नरेशन में प्रेजेंट कर देंगे, बाकी असेट की वैल्यू में जोड़ करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री पास हो जाएगी। तो परचेज से रिलेटेड 2 ट्रांजेक्शन आपने देख लिया, इसको भी नोट करिए। बाकी अगला ट्रांजेक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, पहले से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 1 लाख परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। ट्रांजैक्शन देखिए, देखने में तो लग रहे हैं बड़े बड़े हैं, लेकिन इसको आप ब्रेक करके समझेंगे तो बहुत ही इजी आपको लगेगा। किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखने से पहले आपको एकदम कंसंट्रेट होके सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन कहना क्या चाहता है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सोचिए आपका क्या क्या परचेज किया जा रहा है, तो आंसर होगा ब्रिक्स परचेज किया जा रहा है एंड टिम्बर परचेज किया जा रहा है ना। ब्रिक्स और टिम्बर आप परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करने के लिए परचेज कर रहे हैं, तो आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए ये दोनों चीजें परचेज की जा रही है। तो एक्चुअल में असेट आपका ना तो टिम्बर होगा एंड ना ही ब्रिक्स होगा, बल्कि असेट क्या होगा, तो आंसर होगा असेट बिल्डिंग होगा। तो आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए टिम्बर एंड ब्रिक्स को परचेज कर रहे हैं। तो ये आपका ब्रिक्स और ये आपका टिम्बर दोनों ही बिल्डिंग के नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि अपने नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। किसी असेट को बनाने के लिए
जितनी भी चीज़ों को परचेज करते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ों को हम उसको यूज करते हैं उसको बनाने में, उन सब का नाम सेपरेट नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि उन सब की वैल्यू जोड़ करके जिस असेट को बनाते हैं उस असेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर टिम्बर 1 लाख का परचेज किया गया एंड ब्रिक्स 15 लाख का परचेज किया गया, बट ये दोनों ही बिल्डिंग के लिए परचेज किए गए। सिर्फ परचेज करके बोल दी छोड़ दिया था, आगे कुछ नहीं बोला था। ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 1 लाख परचेज्ड, पर्पज ने बताया होता तब फिर इस केस में ये दोनों असेट के रूप में रिकॉर्ड होते हैं, सेपरेट सेपरेट नाम से लिखे जाते हैं। लेकिन आगे पर्पज बता दे रहा है कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए परचेज किया जा रहा है, मतलब ये दोनों ही आइटम बिल्डिंग को बनाने में यूज कर दिया जाएगा। तो फिर हमारे बिल्डिंग की जो वैल्यू होगी वो 15 लाख प्लस 1 लाख जोड़ करके 16 लाख बिल्डिंग की वैल्यू होगी। तो एक्चुअल में बिजनेस में कोई ब्रिक्स नहीं बना, कोई टिम्बर नहीं बना, बल्कि ये बिजनेस बिल्डिंग बनाने का था। तो बिल्डिंग को बनाने में जितने भी मटेरियल यूज हो रहे हैं वो सारे मटेरियल का नाम जर्नल एंट्री में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि उन सारे मटेरियल्स की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को जोड़ करके बिल्डिंग के नाम से लिखा जाएगा। तो आपका एक तरीके से ये बिल्डिंग बनेगी 16 लाख का। बिल्डिंग बनेगी कितने से? 16 लाख का। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आपने बिल्डिंग परचेज किया 16 लाख का। आसान भाषा में इसे समझने के लिए बोल सकते हैं कि बिल्डिंग परचेज किया गया 16 लाख का। अब सोचिए 16 लाख से आपकी बिल्डिंग बढ़ेगी कि घटेगी? तो आंसर होगा बढ़ेगा। बिल्डिंग असेट होता है और असेट रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। बिजनेस में आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारा बिल्डिंग डेबिट कर दिया जाएगा 16 लाख रुपीज से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो भी आपने ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज किया था, इसका पेमेंट किसके थ्रू किया गया? तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका पेमेंट बाय चेक है। जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो उस केस में बैंक लिखिएगा, और चेक से पेमेंट नहीं करेंगे तब कैश लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? तो बैंक यूज होगा। अब सोचिए जब आप बैंक से पेमेंट करेंगे तो 16 लाख से आपके बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा कि ज़्यादा? तो आंसर होगा कम हो जाएगा। तो जो भी आपके बैंक में पैसा होता है वो भी आपकी असेट ही होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी असेट बिजनेस में आएगी नहीं, बल्कि 16 लाख से आउट हो जाएगा। तो उस केस में हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे 16 लाख रुपीज से। तो रियल में हमारी अब एंट्री क्या बनने वाली है? जनरल एंट्री पास करते समय हम लोग डेबिट किसको करने वाले हैं, क्रेडिट किसको करने वाले हैं? अगर इसकी बात कर लिया जाए तो डेबिट आपका किया जाएगा बिल्डिंग एंड क्रेडिट किया जाएगा बैंक। तो एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16 लाख एंड 16 लाख। नरेशन हो जाएगा बीइंग। अब यहां मेंशन करेंगे कि आपने क्या परचेज किया। रियल में आपने बिल्डिंग नहीं परचेज किया, रियल में आपने ब्रिक्स परचेज किया है। तो बीइंग ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज्ड फॉर, क्यों आपने परचेज किया वो रीजन बताएंगे। तो परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ये दोनों चीजें आपने परचेज किया था, तो जोड़ करके वो लिख दिया गया। तो इस तरीके से हमारी एंट्री पास हो गया। तो कभी भी किसी भी असेट को बनाने के लिए जितने भी आइटम आप उसमें यूज कर रहे हैं, उन्हें परचेज करके ला रहे हैं, उन सभी आइटमों का नाम जर्नल एंट्री में आपको नहीं रिकॉर्ड करना है, बल्कि वो सभी आइटम की वैल्यू जो भी है उसे जोड़ लीजिए
और वो उसी एसेट के नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ब्रिक्स एंड टिम्बर परचेज किया गया था बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग एक्चुअल में हमारी एसेट थी और वो बिल्डिंग के नाम से उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारा ये भी ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपने देख लिया। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा देखिए क्या है, तो बोला है परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 2 लाख। फिर से बिल्डिंग से ही रिलेटेड है, बट पिछले ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग परचेज नहीं किया जा रहा था, बिल्डिंग बनाया गया था, और यहां पे बिल्डिंग परचेज किया जा रहा है। तो बिल्डिंग परचेज किया गया, तो परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज चार्जेस ऑन इट्स परचेज। इस बिल्डिंग को परचेज करने में 2% का ब्रोकरेज दिया गया। अभी पिछले ट्रांजैक्शंस में आपने देखा कि जो भी एसेट आप परचेज करते थे उस पे जो भी एक्सपेंस होते थे उनकी वैल्यू डायरेक्ट बता देता था, बट इस ट्रांजैक्शन में जो एक्सपेंस हो रहा है उसकी वैल्यू नहीं बताया है, बल्कि परसेंटेज बताया कि 2% पे किया गया ब्रोकरेज चार्जेस। तो ऐसे केस में ब्रोकरेज चार्जेस की क्या वैल्यू है ये सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज चार्जेस की वैल्यू 2% आपको निकालना पड़ेगा। तो जितने रुपए की आपने बिल्डिंग खरीदा है उसी वैल्यू का जितना परसेंट बोला वो निकाल दीजिए। तो ये 4000 रुपीज आपका ब्रोकरेज चार्जेस आ जाएगा। मतलब आपने 2 लाख का बिल्डिंग परचेज करने में 4000 का ब्रोकरेज पे किया है। ये आपका क्लियर हो गया। आगे बोल रहा है एंड आल्सो इनकर 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। जो बिल्डिंग आपने परचेज किया उस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन लेने में 24,000 का आपने और भी एक्सपेंस कर दिया। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक। बिल्डिंग का पेमेंट चेक से किया गया एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश। थोड़ा सा ये देखिए घुमा दिया आपको, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले आपने बिल्डिंग परचेज किया कितने रुपए का, तो आंसर होगा 2 लाख का। तो आपकी बिल्डिंग जो है वो 2 लाख रुपीज में परचेज की गई। तो सबसे पहले आप इसको बिल्डिंग लिख करके 2 लाख लिख दीजिए। इस बिल्डिंग को परचेज करने में ब्रोकरेज चार्जेस दिए गए 4000। तो आप ब्रोकरेज चार्जेस लिख लीजिए 4000 से। इसको कमीशन के भी नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही साथ इस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन कराने में आपने पेमेंट दिया 24,000 का। ये हुआ। आगे बोल रहा है पेमेंट फॉर मेड बाय चेक। पेमेंट फॉर बिल्डिंग मेड बाय चेक। ये 2 लाख रुपए का पेमेंट चेक से किया गया, बट इन दोनों का पेमेंट बता रहा है कि कैश में किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहां से जो पेमेंट जाएगा, मीन्स हमारा जो पैसा कम होगा, वो कैश के रूप में 28,000 रुपीज कम होगा। एंड बैंक से चेक से पेमेंट करने का मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है और बैंक का पेमेंट 2 लाख से कम होगा। ठीक है, बैंक का पैसा कम हो चाहे कैश का पैसा कम हो, दोनों ही हमारी एसेट होती है और ये जब भी कम होती है क्रेडिट करते हैं। दूसरे तरीके से बोल लीजिए, रियल अकाउंट का रूल कहता है आएगा एसेट तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। सोचिए आपने जिसको भी पैसा दिया, ये कैश आपके यहाँ से जाएगा कि आएगा, तो आंसर होगा जाएगा। तो मतलब हमारा कैश 28,000 से क्रेडिट होगा और बैंक 2 लाख से क्रेडिट होगा। तो ये दो चीज़ें हमारी क्रेडिट होगी।
बात करते हैं डेबिट किसको किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपने जो बिल्डिंग परचेज किया है ये उसी बिल्डिंग से रिलेटेड दोनों एक्सपेंस हैं। तो ये बिल्डिंग आप जो परचेज किए ये गुड्स है कि एसेट है, तो आंसर होगा एसेट है। अगर ये एसेट है तो जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंस हैं वो उसी एसेट की कास्ट हो जाता है, उसी एसेट की कास्ट हो जाता है। कहने का मतलब अलग से शो करने की जरूरत नहीं है इन दोनों के नाम को। तो इन दोनों की जो भी वैल्यू है वो जाकर के बिल्डिंग की वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू 28,000 है, तो ये 28,000 रुपीज़ अलग से न शो करके हम यहीं पर ला के बिल्डिंग की वैल्यू में जोड़ देंगे और जो बिल्डिंग हमारी हो जाएगी वो 2,28,000 से हो जाएगा। कहने का मतलब आपने 2 लाख का बिल्डिंग परचेज किया, 24,000 का रजिस्ट्रेशन फीस पे किया, 4,000 का ब्रोकरेज पे किया, तो फाइनली बिल्डिंग कितने रुपए में आपको पड़ी, तो आंसर होगा 2,28,000 की। तो आपकी बिल्डिंग असेट है, परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में आएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000 से। और जो बिल्डिंग आपने परचेज किया उसके बदले में जो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का डिस्क्रिप्शन नीचे बताया था, जिसको यहाँ वर्किंग के रूप में आपको दिखाए कि बिल्डिंग वाला पेमेंट चेक से किया गया है, तो उसके लिए टू बैंक लिखेंगे 2 लाख रुपीज से। बट ब्रोकरेज चार्जेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस कैश में पे किया गया है, तो उसके लिए 2 कैश लिखेंगे 28,000 से। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री पास हो गई। अब नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। नरेशन इतने पे भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, बट आगे बढ़ा दीजिए। बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेड बाय कैश एंड पेमेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, बिल्डिंग का पेमेंट चेक से पे किया गया। तो इस तरीके से बिल्डिंग के परचेज करने पे क्या एंट्री पास किया जाएगा वो आपने देख लिया। तो ये बड़े बड़े देखिए ट्रांजैक्शन दिख तो रहे हैं, लेकिन इसको जब हम इजी कॉन्सेप्ट पे लेकर के आएंगे तो एंट्री एकदम छोटी है, एंट्री एकदम आसान है। कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं एंड पेड बैच के रूप में भी आप हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप पेड बैच के रूप में आना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के विजियो करियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अपने कोर्स को सेलेक्ट करके वहाँ से कोर्स को परचेज कर लें और आप हमारे साथ जुड़ के टाइमली अपने कोर्स को ख़त्म करके रिवीजन कर सकते हैं। बट आप पेड बैच के रूप में नहीं, यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे जैसे भी आपको क्लासेस मिल रही है वो मिलती रहेंगी। बस उसके लिए आपको करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रहिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रो था संस्था के बारे में और हमारे साथ जुड़े रहने के बारे में एक छोटा सा मैसेज आपके लिए था। इसके बाद हम लोग आगे और ट्रांजैक्शन को देखेंगे, तो पहले आप इसे रिकॉर्ड कर लें और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके अपने कन्फ्यूजन को पूछ लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। परचेज से रिलेटेड हमारे जितने ट्रांजैक्शन थे नियर अबाउट ख़त्म हो गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे जो होगा कुछ मिसलेनियस से रिलेटेड परचेज, उसको हम लोग देख लेंगे। बट एक्चुअल में जो आप परचेज कर रहे थे गुड्स असेट ये सब, उसकी एंट्री पास हो गई। थोड़े बहुत हमारे और परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बचे हैं जो पार्ट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी पार्ट नंबर 5 के साथ हमारा परचेज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हम पार्ट नंबर 5 का डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। अभी इस क्लास में इतना आप नोट करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।